ये ज़रूर है कि जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं खासकर, वहाँ पे जल, जंगल, ज़मीन तीनों पर बुरा असर हुआ है। जो महिलाओं को ये कैश ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, उस पे सोचने वाली चीज़ है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। कि जब गरीब लोगों के हक होते हैं तो उन्हें हक के रूप में देखना लोगों को मुश्किल लगता है। जैसे अभी जो एलपीजी क्राइसिस हो रही है, उस समय में इस तरह की कैंटीन बहुत काम आ सकती है। जो मजदूर वर्ग स्टेशन पे खड़े होकर वापस जा रहे हैं, कैंटीन में 8-10 रुपए में पूरा खाना अगर उनको मिलने की का आश्वासन हो तो वो इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, वो रह पाएंगे। नमस्कार, द लेंस के लिए एक और साक्षात्कार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और मेरे साथ हैं आज प्रोफेसर रितिका खेड़ा। ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ाती हैं और यहीं पर अपना रिसर्च करती हैं। ये अर्थशास्त्री हैं। सामाजिक विज्ञान में समाज को देखने का नजरिया अपने अर्थशास्त्र के आधार पर इन्होंने बनाया है और आज हम इनसे एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें आम लोगों की जो भागीदारी है वो किस तरफ है और आम लोगों की इस भागीदारी से देश किस तरफ जा रहा है। आपका स्वागत है मैम। शुक्रिया मैम। अर्थशास्त्र को जब हम देखते हैं तो अक्सर आम लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत गूढ़ तरह का अनजाना, जो बहुत मुश्किल तरह का एक विषय है जिसे लोग आसानी से समझ नहीं सकते, लेकिन ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आसान लफ्जों में एक आम आदमी के लिए जिसकी भाषा बहुत विकसित ना हो, उसके लिए अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? What does economics mean for a common layman who is not very much initiated into a long linguistic and the language and the register of sciences, social sciences? मेरे ख्याल से कि हर एक की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आर्थिक मुद्दे हैं हम उनका सामना करते हैं। आपको कुछ खरीदना है तो आप चाहे वो जूते हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे फल ही हो, उसमें आप 3 जगह भाव पूछेंगे, तब आप जाके डिसाइड करते हैं कि भाई इधर से लेना है या उधर से लेना है। आप कहीं, कुछ लोग ऐसी जगह सोचेंगे कि अच्छा ये लेना है तो होलसेल मार्केट में चलते हैं, वहां पे क्योंकि दाम सस्ता मिलेगा। वहाँ दाम क्यों सस्ते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं। तो ये जैसे डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है अर्थशास्त्र में, वो उसी से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से हर एक की जिंदगी में हर रोज हम एक अर्थशास्त्री के रूप में ही काम या सोचते भी हैं। आपका अगर खेत है तो आपको मजदूर चाहिए, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप सोचोगे कि सस्ते से सस्ता वाला नफा और नुकसान का हिसाब तो करना ही पड़ता है। हाँ, नहीं, और सस्ते से सस्ता लेबर लें कि थोड़ा ज्यादा पैसा दे के अच्छा कारीगर मजदूर लेके आए, जो हमें पता है। तो ये भी लेबर में, जैसे हमारी जो थ्योरी है उसमें भी डिमांड और सप्लाई है, एफिशिएंसी वेजेस है कि जो मार्केट से निर्धारित भाव है उससे भी आप ज्यादा मजदूरी देने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो मजदूर अच्छा सफाई से काम करता है। तो ये सब चीजें हर एक की जिंदगी में है। सिर्फ शायद वो ये खुद नहीं जानते कि वो भी एक अर्थशास्त्री के रूप में ही काम कर रहे हैं। एक फर्क ये है कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं तो हम निजी अपने नजरिए से देखते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि एक निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के नजरिए से आपको समझाने की कोशिश करती है कि क्या आपका सबसे फायदेमंद रहेगा। लेकिन एक फील्ड ये भी है जो ये देखना चाहती है कि हर एक का इंडिविजुअल नहीं, लेकिन एक पूरे समाज का, एक पूरी अर्थव्यवस्था का
सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा। और उसमें ये फर्क है कि एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो शायद हर सबके लिए अच्छा ना हो। मेरे लिए ये अच्छी चीज है अगर मैं अपने पैसे बचा के बैंक में डालती हूँ, उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर सभी ऐसे करेंगे तो ये भी हो सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में टोटल जो डिमांड है वो घट जाएगी और उसकी वजह से मंदी आने लगेगी। तो ये एक फर्क है। हाँ, उत्पादन कम होगा, तो एक तरह से ये है जो शायद एक व्यक्ति ना सोचता हो, पर मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी सोच पाएंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, ये मैडम खेड़ा की किताब है रेवड़ी या हक, और जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये शब्द रेवड़ी हमारे राजनीतिक विमर्श का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 3-4 वर्षों से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था और उसके बाद कई जगहों पे, कई सतहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इस किताब से हमें ये समझ में आता है कि मैडम के विचार क्या हैं उन जनवादी नीतियों के लिए या उन योजनाओं के लिए जिससे लोगों को सीधा कोई लाभ मिल रहा हो। तो अगला सवाल मैम मैं इसी से पूछना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। अब इतनी गैर बराबरी के बीच में कोई भी नियम, कानून, व्यवस्था जिसे हम हर एक के लिए लागू कर सकें, यूनिफॉर्मली लागू कर सकें, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर लोग बिल्कुल किसी स्तर पे बराबरी का कोई अंदाजा नहीं लग पाता, वहां अगर हम बराबरी से उन्हें तौलने की कोशिश करेंगे तो शायद अन्याय हो जाएगा। तो मैम, आप जिसे कोई रेवड़ी कह सकते हैं, हम अधिकार कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं, वेलफेयर कह सकते हैं, इसे आप बुनियादी रूप से अर्थतंत्र में उनका स्थान क्या समझते हैं? व्हाट्स द रोल ऑफ द वेलफेयर सिस्टम एंड वेलफेयर पॉलिसीज इन द इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री एंड अ सोसाइटी? देखिए, इसके बहुत अलग तरह से इस पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा संविधान है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बहुत साफ लिखा है कि जो स्टेट शैल ट्राई टू डू ABCD। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, राइट टू लाइवलीहुड, हाँ, काम का हक भी है। तो ये सब चीजें उसमें हैं और इसका अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर देश की आबादी अनपढ़ रह जाएगी या उसको ये हवा खराब होने की वजह से कुछ फेफड़े की बीमारियां होती रहेंगी, तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा पड़ेगा। तो ये लिंक तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, बहुत सारे देशों में ये जो लिंक है, जो नीति बनाते हैं, वो बहुत जल्द भूल जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है, काफी हद तक, सब ऐसे नहीं है ऑब्वियसली, कि हमको पूरा अपना जोर GDP बढ़ाने में, GDP की दर बढ़ाने में लगाना चाहिए, चाहे वो माइनिंग करके हो, हाँ, जिससे एक्चुअली लंबे समय में हमारा नुकसान भी होगा और प्रदूषण भी होगा। तो हालांकि बहुत अर्थशास्त्रियों ने इस पे काम किया है और कहा है कि GDP के सिर्फ बढ़ जाने से सबका फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा सबका जब वो GDP की किस क्षेत्र में बढ़ रही है, GDP किस क्षेत्र में बढ़ रहा है, उस पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपका पूरा 100% जो आपकी GDP की ग्रोथ है वो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर से आ रही है, तो उससे मजदूर का कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो ये भी है कि सिर्फ GDP के बढ़ने से सबका फायदा नहीं होगा, कहाँ बढ़ रही है उसके हिसाब से कम या ज्यादा लोगों का फायदा होगा।
अब हमारा ये जो पिछला 20-25 सालों का रिकॉर्ड रहा है, उसमें जरूर उसके बढ़ने से गरीबी भी कम हुई है, लोगों का फायदा भी हुआ है, सबसे गरीब तबके का भी फायदा हुआ है, लेकिन उनका सबसे कम फायदा हुआ है। और उसकी वजह से जो आप कह रहे हो गैर बराबरी काफी बढ़ी है, और एक तरह से भयावह उसका स्तर जो है अब बहुत ही मेरे, हाँ, मतलब जो बाहर से आते हैं हम उसके इतने आदी हो चुके हैं कि हमें शायद वो समझ ही, हाँ, हम बिल्कुल उसको नजरअंदाज, हम अपने भूल ही गए हैं। लेकिन जो बाहर से कोई नए या दक्षिण भारत से कोई उत्तर भारत आता है तो उन्हें भी दिखता है, हाँ, क्योंकि वहां पे भी गैर बराबरी बहुत है, लेकिन जो सबसे निम्न स्तर पे है उसका स्तर भी थोड़ा, हाँ, डिग्निफाइड लाइफ वहां पे जो नहीं जी पाते वो मिनिमम चीजें, हाँ, वहां पे वहां पे कम लोग हैं जो बहुत ही, मतलब ऐसे, अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ के अभी भी गांव में चले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देखने से पता चलता है कि उस ना व्यक्ति का घर ठीक से है, ना कपड़े ठीक से हैं, और पोषण या कमजोरी की वजह से, खराब पोषण और कमजोरी की वजह से पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाते, 40-50 में भी लोग गुजर जाते हैं। तो तो मतलब मेरे ख्याल से जो अर्थव्यवस्था है, अगर, या आर्थिक नीतियां हैं, वो अगर लोगों को सेंटर स्टेज रखे कि हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है, हमारा आखिरी लक्ष्य ये है कि लोगों की जिंदगी अच्छी हो, और फिर हम सोचे कि लोगों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। जब आप किसी को भी पूछोगे तो वो यही कहेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, साफ हवा, इस तरह की चीजें कहेंगे। अब उस सब को पाने में ऑफ कोर्स जीडीपी, इनकम, अपनी खुद की आय का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं भी इसमें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं। इसमें जो, जैसे आपने झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात कही है, तो बात मैं पूछना चाहूंगा, हम ये देखते हैं कि अक्सर अब सरकारें इस तरह की एक नीतियों की बात कर रही हैं जिसमें उन्होंने लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना लिया है कि अगर सरकार से वो अनाज न मिले, वो शायद कहीं महिलाओं को जो इंसेंटिव मिलता है 1000 रुपए, 1500 रुपए, कहीं 2000 रुपए, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, वो न मिले। यदि जो सरकार की ओर से मुफ्त में किताबें न मिल पाए तो शायद लोगों का जीवन यापन, उनका लाइवलीहुड चल ही न सके। इस तरह से लोग इतने, जिसे हम कहें, डेस्टिट्यूशन के कगार पे खड़े हैं। एक तरफ तो इस तरह ये दिखता है कि सरकार लोगों को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ कर रही है और उनको सहारा दे रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लोगों को वो सारी, जिसे हम कहें, रिसोर्सेस जो उन्हें सीधे उपलब्ध हो जाते थे, मसलन उनके गांव का पानी, उनके गांव का नदी, उनके गांव का जंगल, उनके चारागाह की जमीन, उनके पशुओं के लिए रखने की जगह, वो उनकी जलाऊ लकड़ी उनके लिए, या फिर जो कुछ भी ईंधन के स्रोत थे, वो ये सब धीरे 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 खत्म होते चले जा रहे हैं। अब एक समय पे हम देख रहे थे कि जिनके पास जमीन नहीं थी उनको सरप्लस लैंड भी दिया जा रहा था। अब पिछले 30 सालों से तो हमने नहीं सुना कि कहीं भी किसी को सरकार ने जमीन आवंटित किया हो। तो एक तरफ वो सारी चीजें जो लोगों को अपने आप से उपलब्ध थी, वो सारी संपदाएं, वो तो उनके हाथ से चली गई। और कहाँ चली गई? किसी सरकार के हाथों में चली गई। और दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि अब लोगों को सरकार जो पहले नहीं दे पाती थी, शायद कुछ मुफ्त राशन मिल जाता है, कोई एक छोटी सी महिलाओं को 1000-1500 रुपए जैसा कुछ मिल जाता है, शायद कोई ईंधन के लिए 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर मिल जाते हैं, बच्चे स्कूल जा सकें इसके लिए उन्हें कुछ किताबें मिल जाती हैं।
तो इन दोनों जगहों को अगर हम इनका एक विश्लेषण करें, कंपैरिजन करें, तो लोगों को इससे नेट लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? कि जितना उनके हाथों से गया है इन सारी जो कॉमन्स के जरिए और जो उन्हें मिल रहा है, इनको अगर हम एक अर्थशास्त्री की नजर से इसे अगर हम मोनेटाइज करके देखें या लिक्विडेट करके देखें, तो क्या लगता है कि नेट में लोगों को सरकार ने कुछ दिया है ज्यादा या लिया है ज्यादा? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल सवाल नहीं है। इसको एक तो डेटा के साथ आपको इसका आकलन करना पड़ेगा, ऐसे गप लगाते हुए हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि जो आर्थिक नीतियां रही हैं उससे ये हुआ है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, खासकर सिर्फ आदिवासी नहीं पर वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहां पे जल जंगल जमीन तीनों पर बुरा असर हुआ है। अब इसका स्केल क्या है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इन मुद्दों पे इतना गहराई से काम नहीं किया। लेकिन हमने देखा है, जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमें दिखता है कि जहाँ पानी नदी शायद 10 महीने बहती थी, अब 8 ही महीने बह रही है, क्योंकि पानी कम पड़ रहा है या पीछे कहीं रोका जा रहा है, या जो भी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं। नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी आर्थिक विजन जो थी देश की विकास के लिए, वो सिर्फ हमारी कमी नहीं थी, वो दुनिया भर में भी 50s और 60s में था कि बड़े कारखाने, बड़े डैम, उस तरह का। लेकिन अब जब हमें दुनिया को समझ आ गया है कि कोयले की खदानों से या जंगल काटने से वो सबसे हमारी बड़ी संपत्ति है और उसको जो भी करके उसको बचा के रखना है। दुनिया भर में लोग समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे नीति जो बना रहे हो उनमें ये समझ अभी शायद पूरी तरह से एक्शन में नहीं बदली है, समझ शायद गए होंगे। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि लोगों को जैसे बच्चों को स्कूल सिर्फ किताबें नहीं मिलती उन्हें, कहीं पर साइकिल्स भी मिल रही हैं, कहीं पर सभी जगह सरकारी शिक्षा फ्री है, यूनिफॉर्म्स मिलती हैं, मध्याह्न भोजन है। तो ये सारी चीजें मैं बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हिस्सा मानती हूँ। अगर बच्चे को आप किताब नहीं देंगे और उसके माँ बाप गरीब हैं तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर बच्चा स्कूल भूखे पेट आ रहा है घर से, सुबह सुबह उसको कोई खिलाने वाला नहीं है क्योंकि माँ बाप को भी काम पे पहुंचना है, या उसको बहुत ही ऐसे कुछ भी मतलब पकड़ा के भेज दिया, तो भूखे पेट को ना तो मैं पढ़ सकती हूँ ना पढ़ा सकती हूँ, ना और बच्चे का तो भोजा है। तो जो मध्याह्न भोजन भी है वो शिक्षा के अधिकार से बहुत जुड़ा हुआ सवाल है। इसके अलावा आपने और भी कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया, जैसे ये महिलाओं को मानदेय या जो भी कहना है, मान लीजिए जो महिलाओं को ये कैश ट्रांसफर दिया जा रहा है, उस पे सोचने वाली चीज है। एक्चुअली मेरा खुद का जो फाइनल सोच है ठीक से अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाई, पर मैं बता देती हूँ कि एक तरफ तो ये बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है, और सभी को कमी है, पैसों की कमी है, लेकिन जिस तरह से वो महिला को अफेक्ट करती है वो शायद पुरुष को नहीं करती। ठीक है, अब अगली बात ये है कि आप महिला के हाथ में पैसा अगर देना चाहते हैं तो वो महिला के हाथ में पैसा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं ये मानती हूँ कि उनके लिए रोजगार होना चाहिए, ताकि वो जाके अपना खुद का पैसा कमा सके, और बहुत खुशी से करेंगी महिलाएं अगर उनको सामाजिक रूप से भी आजादी मिले और उसका समर्थन हो, तो वो खुशी से जाके घर के बाहर भी अपना खुद का कमाएंगी। उसके लिए आपको नरेगा जैसी योजनाओं को अच्छे से चलाना जरूरी है, और वैसे भी जो दूसरी आर्थिक गतिविधियां हैं उससे भी महिलाओं के लिए रोजगार सृजित हो, उस तरह की आप
नीति बना सकते हैं। कुछ राज्यों ने कहा है कि हम ये सशक्तिकरण, महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही नहीं दे रहे, हम ये इसलिए भी दे रहे हैं ताकि उनका पोषण और स्वास्थ्य अच्छा रहे, खासकर जब वो गर्भवती है इत्यादि, तब उसे ज्यादा समर्थन की जरूरत है। अब इसके लिए भी मुझे लगता है कि अगर आपको महिला की पोषण और स्वास्थ्य की फिक्र है, तो क्यों ना आप आंगनवाड़ी जो योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसको क्यों नहीं अच्छे से चलाते हैं। हाँ, क्योंकि उस जो भी हमने अभी सीखा है, अभी मतलब पिछले 35-40 सालों में हमने सीखा है, उससे ये बहुत स्पष्ट हुआ है कि अगर आपको पोषण को कम करना है, तो आपको गर्भ में बच्चे की देखभाल करना जरूरी है, और उसके जो पहले 3 साल है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड लाइफ, यू हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड। अब हमारी एक बहुत बढ़िया योजना है, अगर उसको अच्छे से चला जाए तो हमने देखा है कि तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा भी और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी आंगनवाड़ियों में राज्य सरकारों ने काफी मेहनत की है, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे से भी चल रही हैं। जैसे उड़ीसा में 2009 से लेके अभी तक, पहले उन्होंने बच्चों को वहां पे अंडा देना शुरू किया। शुरू जब हुआ तो शायद 2 या 3 बार हफ्ते में था, अब 5 बार हो गया है। 2011 में उन्होंने कहा कि हम टेक होम राशन के रूप में भी बच्चों को अंडा देंगे, कि जो 2 साल तक के बच्चे हैं जो रोज रोज आंगनवाड़ी नहीं आते, उनके लिए आप घर ले जाइए, माँ को दे रहे हैं। पोषण के लिए भी एक व्यवस्था है हमारे पास, जो जिसके बारे में हमें ये पता है कि जिन राज्यों ने उसमें मेहनत की है, उसमें उन्होंने उसका फल भी पाया है, एक तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो एक ये डिबेट भी है कि कहाँ पे आपको कैश सपोर्ट देना जरूरी है लोगों को, और कहाँ पे इन काइंड सपोर्ट। अब ये तो नहीं कह रहे लोगों को कि ये लो पैसा और अपना स्कूल जाके ढूंढो, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो मेरे हिसाब से काफी बेवकूफी होगी, क्योंकि माँ अभिभावक जो हैं वो नहीं जानते कि कौन सा अच्छा स्कूल है और कौन सा नहीं अच्छा स्कूल। एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम सबसे बढ़िया रहेगा, जाके सब स्कूल अच्छे से चले, हमारे जैसे लोगों के भी बच्चे उसमें पढ़े और जो सबसे गरीब हैं उनके भी बच्चे वहां पढ़े, तो दोनों एक दूसरे से भी सीखेंगे, और हमारे जैसे लोगों की भागीदारी की वजह से उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। हाँ, क्योंकि अगर हम जैसे लोग प्राइवेट चले जाएंगे, तो जो सरकारी स्कूल में वहां के टीचरों को लगेगा कि हमें तो कोई देखने वाला है नहीं, हमको जो चाहिए। तो ये तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, गर्भवती महिला के लिए आप मातृत्व लाभ रखिए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, वहां पे आप कैश अच्छे से दीजिए। जो उसका वो वाला फेज है अपनी जिंदगी का, जहाँ पे वो खुद से शायद ना कमाने जा पाए, या उसके लिए अच्छा नहीं है, कर भी सकती है तो, लेकिन मे बी लास्ट ट्राइमेस्टर में शायद भारी काम उसको नहीं करना चाहिए, तो तब आप उसको आर्थिक समर्थन कैश के रूप में दीजिए। लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं जो खुद कमा सकती हैं, उनको आप रोजगार के अवसर दीजिए, और उन रोजगार के अवसरों में आप उनको ढंग से उनकी तनख्वाह दीजिए। अभी क्या है, महिलाएं आंगनवाड़ी हेल्पर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, मध्याह्न भोजन बनाती है, वहां पे भी कुक और हेल्पर है, आशा है, आशा जो स्वास्थ्य का काम करती हैं, इन सबको 2000, 4000, 5000, 10,000 की तनख्वाहें मिल रही है। जो सबसे अच्छा स्टेट है वहां पे शायद 10,000 हो गई है अब स्टार्ट उनकी सैलरी, या मानदेय जो भी कह लो। तो बजाय इसके कि आप वहां पे कंजूसी करो और और फिर हाँ, तो मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए काम के अवसर बहुत हैं, बनाए जा सकते हैं हमारे देश में। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें, तो नर्स, टीचर, इस तरह के सारे कामों की काफी नौकरियां बहुत कम है। जो रेशियो होता है ना, पॉपुलेशन टू नर्स रेशियो, पॉपुलेशन टू डॉक्टर रेशियो, वो हम काफी पीछे हैं। तो इस तरह का अगर आप इस जरिए से अगर आप जीडीपी की ग्रोथ करेंगे, तो रोजगार के अवसर भी होंगे, और जीडीपी एक इस तरह से बढ़ेगा ताकि वो जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, उनको भी, उनके हाथ में भी पैसा जाएगा। और इस तरह की नौकरियों में आमतौर पे महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको रोजगार भी मिलेगा, और उनका पोषण इत्यादि का भी आप अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। तो जो कैश ट्रांसफर्स हैं,
उसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मैं समझती हूँ रोजगार, चाहे वो नरेगा से कुछ महिलाओं के लिए हो, चाहे वो इस तरह की नौकरियों के से हो, चाहे वो निजी सेक्टर में हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी महिलाओं की काफी भागीदारी है। अगर पोषण है तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें गर्भवती महिला को छोड़ के जो बाकी महिलाएं हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके लिए आंगनवाड़ी की सुविधाएं अच्छे से चलाई जाए। अभी हम उनको सस्ते से सस्ते में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिदिन का जो बजट है बच्चों के लिए वो 8-10 रुपए है, तो उसमें आज आप अगर अंडा खरीदने जाओगे तो वही 6-7-8 रुपए का मिल जाएगा, तो फिर बाकी बाकी आप क्या खिलाओगे किसी को? और वैसे भी वो अंडा देने से कतराते हैं। छत्तीसगढ़ एक पुराना एग्जाम्पल है जहाँ अंडा देने के लिए बात करो तो कबीरपंथियों ने शायद हाँ वो मना कर दिया था। तो और तीसरा तो ये जो कैश ट्रांसफर है, अब ये लग रहा है कि अगर रोजगार नहीं दे रहे और आंगनवाड़ी नहीं चला रहे तो चलो हमें लगता है ये कैश ही सही, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वो उनको एक शॉर्ट साइटेड मुझे लग रही है ये जो स्ट्रैटेजी है कि अगर, और हो क्या रहा है अभी ये एक्चुअली स्पष्ट भी हुआ है, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उन्होंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का बजट काट दिया क्योंकि ये जो लाड़की बहन योजना है उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो ऐसे नहीं है कि हम दोनों चीजें करेंगे। परसों हाई कोर्ट ने काफी करेक्ट महाराष्ट्र को, हाँ कि अगर पेंशन के पैसे नहीं है, हाँ तो ये तो खैर मैं नहीं, वो कोर्ट से मैं सहमत नहीं होंगी क्योंकि जो पेंशन वाली टीचर है वाले टीचर हैं वो तो ऑलरेडी टॉप 10-20% में है। इनको तो 1000-2000 रुपए जो मिल रहे हैं तो वो भी मतलब जो सक्षम वर्ग है उसको उस पे सहानुभूति आ रही है, और जो सबसे पिछड़ा हुआ है दैट्स मोर आई थिंक उसका काम अनुबंधों से है, स्टॉपलरी इन नेचर, हाँ कि they have a legal right on the pension. Right, but actually some of these things are also legal right because the ICDS is part of the Right to Food Act. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मध्याह्न भोजन है, ICDS है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और PDS है। सो आई थिंक अल्टीमेटली ये है कि कुछ चीजें लोगों का हक है, वो हमारे संविधान में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके पिछली सरकारों ने कानून बनाए, चाहे नरेगा बनाया रोजगार के लिए, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए। अब वो भी उनका, हाँ तो ये भी लोगों के हक हैं, पर समहाउ ऐसे होता है कि जब गरीब लोगों के हक होते हैं तो उन्हें हक के रूप में देखना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमारे लिए होते हैं तो वो हम छाती ठोक के कहते हैं तो हमारा हक है। इसमें एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि मातृत्व लाभ अगर देखो, हाँ तो 1961 में मेरे जैसी औरतों के लिए वो कानून बन गया, 6 months पेड लीव। तब तो कम थी, अभी तक हाँ तो 2017 में संशोधन हुआ, अब 6 महीने लगभग हो गया। अब ये जो हमारे जैसी महिलाएं और हम, ये जो कानून है वो 10% महिलाओं पे लागू है, इतना भी नहीं। हाँ जो बाकी 90% थी उनको आखिर में 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मातृत्व लाभ का हक मिला है। उसमें भी प्रिंसिपल ये नहीं है कि आपको वेज कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये है कि आप 6000 रुपए लो और बात खत्म। ये नहीं कि हम आपको 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपकी जो दिहाड़ी मजदूरी है वो देंगे, वो भी नहीं। वो भी उन्होंने 6 किया, फिर जब उसकी योजना बनी तो उसको कट के 5000 कर दिया गया, और उसका जो क्रियान्वयन है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही खराब है पिछले 2-3 साल। लेकिन फिर भी लोग ये समझते हैं कि ये मतलब यू नो ठीक है, ये इसके लिए पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। समय के हिसाब से हमारे पास आखिरी 6-7 मिनट है। हाँ। मैं यहाँ एक और सवाल पूछूंगा, हो सकता है वो भी आंकड़ों के लिहाज से थोड़ा मुश्किल रहे, लेकिन मैं आपका अनुभव इस बारे में जानना चाहूँगा। 2 बातें अभी हम लोगों ने समझी हैं। एक कि लोगों का अधिकार है स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और एक बेहतर जिंदगी। हाँ। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो
और खास कर पे हमारे देश जैसे हालत जहाँ पे शिक्षा की कमी रही अधिकांश जगहों में, वो नए अर्थव्यवस्था के लिए तैयार नहीं हो पा रही है. दे आर नॉट बीइंग क्वालिफाइड इनफ टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी. ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसी देश का जो भी उसकी आय है, जो भी उसका कितना फीसद कम से कम इन बुनियादी सेवाओं में लोगों के अधिकार के रूप में लोगों तक पहुंचना चाहिए? अगर आप इसमें देखो ना तो एक इट्स नॉट अ वेरी गुड मेट्रिक बट जस्ट टू गेट स्टार्टेड. अब जैसे अगर आप फ्रांस का जीडीपी टोटल देखो, हाँ, उसमें आपको क्या लगता है कि अगर उसको हम दो हिस्से करें, सिंपल करके दो हिस्से, निजी और सरकारी, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे सरकारी कितना होगा जीडीपी का टोटल? मैम, अगर हम 35% टैक्स जीडीपी मानते हैं और बाकी मानते हैं, कम से कम 40 से 42% तो होना ही चाहिए. हाँ, तो अब आप देखो फ्रांस में अगर देखेंगे तो ये 60% के आसपास जीडीपी का शेयर है पूरे, सरकारी शेयर है पूरे जीडीपी में. उसकी तुलना में भारत में जीडीपी का शेयर 30%, सरकार का शेयर जीडीपी में 30% है. तो अब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इस 30% में या वहाँ के 60% में कितना शिक्षा, स्वास्थ्य और ये मौलिक अधिकारों के लिए है, ये इससे नहीं पता चलेगा. लेकिन ये जरूर है कि भारत में इन सब चीजों पे जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में बहुत कम खर्च हम करते हैं. न सिर्फ विकसित देशों की तुलना में, हम अगर हमारे जैसे आप साउथ अफ्रीका देख लो, ब्राजील देख लो या चाइना भी, तो वहां पे भी इन चीजों पे काफी हमसे ज्यादा खर्च हो रहा है. अब वो कितना होना चाहिए, आई थिंक जैसे शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 5% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, हाँ, कि ये एक टारगेट था. अब पता नहीं हाँ कहाँ पहुंचा है वो. और फिर उसी हिसाब से अब 2% से ऊपर नहीं है. हाँ, और अगर आप स्वास्थ्य पे देखेंगे तो फ्रांस और यूके में सरकारी खर्च स्वास्थ्य पे जीडीपी का 8 से 10%, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है लेकिन उतना है. इंडिया में 1%, 1.5 से कभी कभी नहीं ज्यादा हुआ. अब तो एक भी नहीं. हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें काफी, और वही हम देखते हैं कि लगभग 5% निजी खर्च है. हाँ हाँ, नहीं वो तो है, खर्च तो 6% हो रहा है. इसीलिए मैं सिर्फ सरकारी खर्च, दोनों जगह में सिर्फ सरकारी खर्च, वहां पे सरकारी खर्च बहुत कम, सॉरी निजी खर्च बहुत कम है और सरकार ज्यादातर सरकारी खर्च है. 10 से 20% वहां पे निजी खर्च 10 से 20% से ज्यादा नहीं होता. हमारे यहाँ अभी घट के 40% हुआ है निजी खर्च स्वास्थ्य. सो इनसे आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा सकते हैं. अभी तो सिर्फ शिक्षा और वो भी शिक्षा में भी सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की मैंने बात की है. और इसके अलावा जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन या मातृत्व लाभ, जो नॉन सरकारी एम्प्लॉयज और उन सब के लिए हैं, तो उन सबको आप जोड़ेंगे तो जहां हम हैं उससे दुगना तिगना तो आराम से हमें करने हाँ की जरूरत है. अब इसी में एक और भी है कि आमतौर पे लोग समझते हैं कि नरेगा पे इतनी बात होती है कि इस पे तो बड़ा खर्चा होता होगा. तो इसमें अगर आप देखोगे कि जीडीपी का 1% ज्यादा से ज्यादा रहा है. हाँ, तो एक्चुअली सिर्फ जीडीपी, अगर आप नरेगा और मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी, पेंशन, मातृत्व लाभ, इन 5 योजनाओं का टोटल खर्चा देखेंगे तो वो कभी भी पिछले 20 सालों में कभी भी 3% ऑफ जीडीपी से नहीं बढ़ा है. और वो 3% जब पहुंचा था जब कोविड हुआ, वैसे उसका 2% के आसपास, हमारा 2% ऑफ जीडीपी हम इन सब पे खर्च करते हैं. तो खर्चा हम काफी कंजूसी से कर रहे हैं और उसको बढ़ाने की जरूरत है. और मैम यहाँ पे ये एक और सवाल जो अभी हमने ये देखा, रेमडी है या ये हक है. एक अर्थशास्त्र में एक चीज कभी पढ़ी है कि जिसे हम हक या एंटाइटलमेंट्स कहते हैं, उसकी 2 श्रेणियां पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटाइटलमेंट्स. तो जो रोजगार से मिला हुआ
जो अधिकार है, जो हक है, वो तो प्राइमरी हुई। और जो सरकारी योजनाओं के जरिए जो मिला वो शायद कहीं सेकेंडरी एंटाइटलमेंट कहते हैं। तो ये रेवड़ी कहना, इस जो सेकेंडरी एंटाइटलमेंट है कि ये जहां से ये निकल के आया है, बहुत हद तक उनके सम्मान को ठेस है। इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ इट कि हम अधिकारों की और कोटियों को उस तरह से द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटाइटलमेंट्स वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम। करेक्ट। सो आई थिंक देखो अभी क्या हो रहा है कि हर राजनीतिक दल इलेक्शन के टाइम या वैसे भी बहुत अलग अलग तरह की योजनाएं अनाउंस करती हैं। अब एक शॉर्टकट बन गया है कि जब भी कोई घोषणा करते हैं तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो बोल देता है ये तो रेवड़ी है। हाँ, पर आई थिंक इट्स नॉट सो सिंपल। जैसे तमिलनाडु में एक टाइम में किसी एक पार्टी ने बोला कि हम लड़कियों को सोने की चेन देंगे, तली देंगे। अब उसको हक तो का जामा पहनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। मैं ये मानती हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो सामाजिक प्रेशर की वजह से लड़की की शादी के टाइम पैसे कर्जा ले लेते हैं, उससे उनका पूरा सिर पे कर्जा चढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार की तरफ से इस तरह से मदद मिल रही है तो वो शायद कर्ज से बच जाएंगे, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन क्या हम उसे रेवड़ी माने या हक माने, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरह से ये जो प्रथा है उस पे भी हमें सवाल उठाना चाहिए कि लड़की की शादी में क्यों सोना मांगा जाता है सामने की तरफ से। एक ये एग्जाम्पल है। एक यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन जो हुआ उसमें एक पार्टी ने बोल दिया कि हम मंदिरों में जो हैं उनको कुछ मानदेय दे, जैसे औरतों को कैश ट्रांसफर है, उन्होंने पता नहीं किसके लिए कैश ट्रांसफर अनाउंस किया। तो अब वो उस पे भी मेरा सवाल है। लेकिन तमिलनाडु में एक समय में उन्होंने कहा कि हम मिक्सर ग्राइंडर देंगे या पंखा देंगे, हाँ टेलीविजन देंगे। अब हर एक के बारे में अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ एक तरह से सामाजिक फायदा भी हो सकता है अगर टीवी है। और उस समय की जब बात है जब इंटरनेट मोबाइल नहीं था, 2001 की बात है ये, 2001 की चुनाव की बात है। तो हम दिनों वहीं थे। अच्छा, तो अब वहां पे अगर लोगों को टीवी के जरिए अपने हकों के बारे में दूरदर्शन से पता चल रहा है तो इतना बुरा नहीं है। पर अगर उसमें वो पता नहीं फालतू की फिल्में देखे तो उनकी समय की बर्बादी भी होगी। तो हर एक को थोड़ा सा समझना जरूरी है। लेकिन जो संविधान या आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको तो हमें हक मानना ही होगा, खासकर जब उसके आधार पे कानून बन गया है। फिर उसके अलावा ये बहुत सारी अलग चीजें, अब जैसे फ्री बसेस हैं औरतों के लिए या सबके लिए, मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस इतना बड़ा है। दूसरी तरह एक और अच्छी योजना जो इस किताब में एक्चुअली, वो है कैंटीन वाली योजना। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन है, कर्नाटका में इंदिरा रसोई है, इंदिरा कैंटीन है, राजस्थान में गहलोत ने शुरू की थी इंदिरा रसोई, अब वो अन्नपूर्णा रसोई हो गई है। उसी तरह से बाकी बहुत सारे राज्यों में है। अन्ना कैंटीन है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में दाल भात केंद्र हुआ करते थे, अभी काफी ढीले चल रहे हैं। अब इस जैसे अभी जो एलपीजी क्राइसिस हो रही है उस समय में इस तरह की कैंटीन बहुत काम आ सकती है। जो मजदूर वर्ग स्टेशन पे खड़े होके वापस जा रहे हैं उनके लिए ये कैंटीन में 8-10 रुपए में पूरा खाना अगर उनको मिलने की का आश्वासन हो तो वो इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, वो रह पाएंगे। तो ये जो कैंटीन योजना है उसका तो खैर और ही पर्पस है। पूरी की पूरी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी और एरिया था, ईस्ट यूरोप और यहाँ पे जितना भी साम्यवादी इलाके थे वहाँ पे ये कैंटीन्स बहुत अच्छी तरह से चलाए जाते थे। और आज भी लोग जो वहाँ घूमने जाते हैं वो जो कुछ एक कैंटीन शहरों में अब बाकी है, वहाँ जाकर उन्हें देखते हैं कि वाकई क्या गुणवत्ता और कितना सस्ता और कितना अच्छा ब्राजील, वो मैंने नहीं सुना था इसके बारे में। ब्राजील में लूला जो पिछले अपने टर्म में उन्होंने
एक पॉपुलर रेस्टोरेंट शुरू किए थे जहाँ पे बहुत सस्ते दाम में बहुत अच्छा खाना, मतलब उसमें तो प्रोटीन रिच जैसे मछली और दूसरे तरह के मीट भी दिए जा रहे थे, और ताजा रस, फलों का रस, और फिर साथ में राजमा। वहाँ पे बीन्स बहुत खाते हैं ना, तो वो मतलब बहुत प्रोटीन रिच खाना था। हमारे यहाँ पे जो काफी राज्यों में अच्छे से चल रही है, लेकिन फिर भी उसमें गुंजाइश है कि प्रोटीन और न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ाने की। लेकिन फिर भी मतलब वो स्टेट वाइज है, जब तक एक सरकार रहती है वो उसको अच्छे से चलाती है, उसका प्रतिद्वंदी आता है वो उसको लगभग ठप करने की कोशिश करता है, बजट नहीं देता इस तरह से। पर उसका और भी बहुत मतलब है। अभी तो मैं एलपीजी के क्राइसिस है इसलिए उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी इस तरह से नौकरियां हैं कि आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कुरियर का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सहूलियत हो जाती है। उनके पास घर, जहाँ पे उन्होंने भाड़े पे घर या कमरा लिया हुआ है, वहाँ खाना बनाने की व्यवस्था हो ना हो, तो चलते फिरते अपना सस्ते में काफी पैसा बचा भी लेते हैं और काम भी कर पाते हैं। थैंक यू मैम। तो आज हमारे साथ मैडम रितिका ने हमें एक तरह से ये बताने की कोशिश किया है कि हमें जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो केवल अपने नहीं, हर एक के अधिकारों को ढंग से एक का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि देश में हर व्यक्ति का इस देश के संसाधनों पर अधिकार है, समान अधिकार है, और उन अधिकारों का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी आजीविका कमाते हैं वो उन्हीं संसाधनों के दम पर कमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज समय देने के लिए। थैंक यू। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।